नमस्कार, मैं जनमुक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने महाराष्ट्र में लोगों को परेशान कर रखा है, अब उसके बाद में उनके परेशान होने का समय आ गया है। दरअसल अब चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे, उसके बेटे आदित्य ठाकरे और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के खिलाफ सीबीडीटी को आदेश दिया है या सुझाव दिया है या रिक्वेस्ट भेजी है, जिसमें इन तीनों के खिलाफ जांच होनी है। और अगर जांच में जो शिकायत मिली है चुनाव आयोग को वो सही पाई जाती है तो इन तीनों को ही 6 महीने की जेल हो सकती है। और साथ में इनकी जो सदस्यता है, उद्धव ठाकरे की विधान परिषद की सदस्यता, आदित्य ठाकरे की विधानसभा की सदस्यता और सुप्रिया सुले की लोकसभा की सदस्यता जा सकती है। जी हाँ, ये कानून बना था 2013 में। चुनाव आयोग ने यह घोषणा की थी कि अब चुनाव आयोग के सामने जो भी एफिडेविट यानी कि हलफनामे या शपथ पत्र उम्मीदवारों के द्वारा पेश किए जाएंगे, जमा किए जाएंगे, उनके ऊपर सीबीडीटी इसकी जांच करेगा। सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या हिंदी में आप कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष करों के लिए जो केंद्रीय परिषद है वो इसकी जांच करेगी। और इस जांच में अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, यानी कि कोई उम्मीदवार अपनी आय का जो ब्यौरा पेश करता है, जितनी इनकम बताता है, जितनी संपत्ति बताता है, जितनी लेनदारियां या देनदारियां बताता है, उनमें कुछ भी गड़बड़ पाई जाती है तो उस व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक मुकदमा लगेगा और इसमें कम से कम 6 महीने की उसको सजा हो सकती है। और 6 महीने की सजा का मतलब आपको दूसरे तरीके से भी बता देते हैं कि 6 महीने की सजा का मतलब है कि वो व्यक्ति दोबारा से फिर चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। तो इस तरीके से पूरा का पूरा मामला अब फंसता हुआ नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे हो या उद्धव ठाकरे या फिर सुप्रिया सुले, इनकी जो मुश्किलें हैं वो निश्चित तौर पर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि पहले से ही महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके की उठापटक चल रही है, जिस तरीके से कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच में मारामारी है, उसके अलावा जो पिछले 4 महीने से कोरोना वायरस की महामारी को लेकर महाराष्ट्र सरकार सवालों के घेरे में है। तमाम जो ज़रूरत के काम होने थे उनको करने की बजाय उद्धव ठाकरे अपने बंगले में बैठे रहे और वो ज़्यादा जगह गए भी नहीं। उसके बाद में उनके बेटे का नंबर आता है और बेटा तमाम आरोपों से घिरने के बाद में अब बेटा भी चुप्पी साधे हुए बैठा हुआ है। दरअसल उद्धव ठाकरे ने अपनी जो जानकारियां दी हैं उसमें कई सारी जानकारियों को लेकर जो शिकायतकर्ता है, जिनका नाम चुनाव आयोग ने अभी डिस्क्लोज नहीं किया है, उन्होंने ऐसे सारे तथ्य दिए हैं जिसके आधार पर जो जानकारी उद्धव ठाकरे ने दी थी वो गलत पाई जा रही है। और अब इसकी पुष्टि सीबीडीटी को करनी है। और सीबीडीटी जब ये पुष्टि करके अपनी रिपोर्ट चुनाव आयोग को दे देगा तब निश्चित तौर पर चुनाव आयोग उस पर फैसला लेगा, जो कि सीधे तौर पर एक बड़ा करारा झटका होगा उद्धव ठाकरे के लिए। और अगर उद्धव ठाकरे को 6 महीने की सजा होती है या फिर उसके ऊपर और दूसरे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो निश्चित मानिए कि महाराष्ट्र की सरकार गिरना तय है, क्योंकि किसी भी हालत में उद्धव के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को एनसीपी और कांग्रेस अपना मुख्यमंत्री नहीं मानेगी। और जब कांग्रेस एनसीपी नहीं मानेगी, शिवसेना के अंदर फूट पड़ना लाजमी है। उसके बाद उद्धव ठाकरे के बेटे का नंबर आता है, उसको लेकर भी जो जानकारियां दी गई हैं वो सारी की सारी उनमें से ज़्यादातर गलत हैं, चाहे उम्र का मामला हो या फिर योग्यता का मामला हो, संपत्ति का मामला हो। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कुछ ऐसा है जो छुपाया गया है और उसी छुपाए हुए या उसे आप कह सकते हैं कि गलत जानकारी के दम पर सीबीडीटी अपनी रिपोर्ट जब सौंपेगा तो उसके बाद चुनाव आयोग के पास में विकल्प होगा कि वो इनके चुनाव को रद्द भी कर दे। चुनाव रद्द होने में 2 स्थितियां होती है, या तो जो हारा हुआ उम्मीदवार है उसको जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है या फिर उस सीट से दोबारा चुनाव हो सकता है। और इस सीबीडीटी वाले मामले की जो आंच है सीधे तौर पर नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही शरद पवार के घर तक जाती हुई दिख रही है, क्योंकि शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के ऊपर भी यही मामला बनता है। महाराष्ट्र के ये तीनों नेताओं के ऊपर जिस तरीके की स्थिति बन रही है
उसके बाद कांग्रेस में भी खलबली है। कांग्रेस के तमाम नेता पहले से ही इसके दायरे में आते हैं और कांग्रेस का चाहे पृथ्वीराज चव्हाण हो, अशोक चव्हाण हो, नितिन रावत हो या फिर बाला साहब थोराट जैसे तमाम जो नेता हैं, इन सभी पर भी ये खतरा मंडरा रहा है कि अगर उनके खिलाफ किसी ने शिकायत दे दी तो वो भी निश्चित तौर पर सीबीडीटी की जांच में दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर ये जो कांग्रेसी नेता हैं इनके पास में बेनामी संपत्तियां हैं और तमाम ऐसी देनदारियां हैं जो अपने हलफनामे में ये उसको घोषित नहीं करते हैं। दरअसल अगर इस तरीके की शिकायतें सभी नेताओं के खिलाफ आने लगे तो निश्चित तौर पर देश से जो बदमाश टाइप के या जो माफियागिरी करने वाले नेता हैं वो चुनाव से दूर हो जाएंगे। पर होता यह है कि लोग या तो जानकारी होती नहीं होती है तो फिर लोग पछड़े में न पड़ने की वजह से शिकायत नहीं दे पाते और उसका फ़ायदा ये नेता उठाते हैं। जबकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि ये जो अब जानकारियां देंगे वो जानकारियां अखबार में भी प्रदर्शित कराएंगे और उन जानकारियों को अखबार में पढ़ने के बाद में अगर कोई व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है और उसके खिलाफ सबूत देता है तो निश्चित तौर पर ये एक आपराधिक कृत्य के तौर पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन बाकी नेताओं का अभी नंबर नहीं है। सुप्रिया सूले का नंबर इस वजह से भी है कि सुप्रिया सूले ने अभी पिछले दिनों जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें अपनी जो आय थी उसको 300 करोड़ दिखाया था, वो भी कृषि आय दिखा दी थी उसने और इसको लेकर तमाम चर्चाएं हुई थी, तमाम बातें हुई थी कि सुप्रिया सूले अपने खेत में क्या सोने के फल उगाती है या फिर उसके जो खेतों में जो पेड़ लगते हैं उन पर पैसे उगते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो कृषि से आय दिखाने के कई सारे मतलब थे और सबसे बड़ी वजह यह थी कि जो एग्रीकल्चर इनकम होती है उस पर टैक्स नहीं लगता है और ज़्यादातर नेता अपनी आय को एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं। ऐसा ही शरद पवार करते रहे। महाराष्ट्र के तमाम नेताओं के बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो अपनी जो अवैध कमाई होती है उसको एग्रीकल्चर इनकम के तौर पर घोषित कर देते हैं। इसको लेकर एक बड़ा घोटाला हुआ था जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उस समय एक पूर्व जो इनकम टैक्स विभाग के कमिश्नर थे उन्होंने ही आरटीआई से एक मामला निकाला था जिसमें 26 करोड़ यानी कि करीब 26,000 लाख करोड़ का मामला बनता था, जिसको बाद में पता नहीं क्यों दबा दिया गया, क्या हुआ। लेकिन उस समय ये बड़ा खुलासा हुआ था कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान तमाम जो बड़े काला धन रखने वाले लोग थे उन्होंने बड़ी मात्रा में अपनी जो कृषि आय दिखाई थी और उस कृषि आय का आंकड़ा किसी का 300 करोड़, किसी का 5,000 करोड़, किसी का 10,000 करोड़ था और ऐसे करके उस काले धन को सफ़ेद कर दिया गया था। और ये सब जो हुआ था वो हुआ था इंडिया अगेंस्ट करप्शन का, जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था उस दौरान। और इसको लेकर हम लोगों ने ये सवाल अन्ना और उसमें जो केजरीवाल जैसे कार्यकर्ता थे जो खुद को अपना इनकम टैक्स का अधिकारी बताया करते थे उनसे किए भी थे। तब इन्होंने ये कहा था कि नहीं, पहले लोकपाल का कानून बन जाए तब हम इस पर हाथ डालेंगे। लेकिन अगर उस समय आंदोलन के माध्यम से ये बात उठ गई होती तो शायद ये नेता इतनी आसानी से काले धन को सफ़ेद न कर पाए होते। लेकिन खैर वो बात बीत चुकी है। लोकपाल का कानून भी बना, लोकपाल भी बना मोदी जी ने और लोकपाल नियुक्त भी किए। पर सीबीडीटी के इस मामले में सुप्रिया सूले अपनी उसी कृषि आय की वजह से फंसती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब चुनाव आयोग इस पूरे मामले की जांच करेगा और ये भी देखा जाएगा कि सुप्रिया सूले ने जो अपनी कृषि आय दिखाई है वो किस आधार पर दिखाई है। क्या उनके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन है? और एक जो ज़मीन पर कोई भी किसान खेती करता है वो 3 फसलें रबी, खरीफ और जायद की जो फसलें होती है, क्या तीनों फसलें इन्होंने की? और अगर की तो एवरेज जो आउटपुट एक फसल से होता है, एवरेज जो इनकम होती है, क्या वो इनकम इसको एक्सीड कर रही है? यानी कि जो खेती का जो आंकड़ा, अपनी ज़मीन का आंकड़ा सुप्रिया सूले ने दिया है, क्या उतनी ज़मीन पर बेहतर से बेहतर फसल उगाने के बावजूद इतना पैसा कमाया जा सकता है? और अगर नहीं कमाया जा सकता है तब ये निश्चित तौर पर आय से अधिक इनकम होगी और वैसी स्थिति में सुप्रिया सूले को भी जेल जाना पड़ेगा। आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बारे में तो पहले से ही ये तय है कि इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति है, लेकिन उसको इन्होंने बेनामी संपत्ति के तौर पर दिखा रखा है। और इसी कड़ी में जिस तरीके से रिपब्लिक टीवी के 2 पत्रकार गए थे रायगढ़ के एक फार्म हाउस में,
करजत का जो फार्म हाउस था, उस फार्म हाउस की जांच को लेकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था, क्योंकि उद्धव ठाकरे को पता था कि अगर सबको ये पता चल गया कि ये इनका है, तब निश्चित तौर पर जो सीबीडीटी की जांच है उसमें वो दोषी पाए जाएंगे। तो अब लगभग तय माना जा रहा है कि चाहे उद्धव ठाकरे हो, आदित्य ठाकरे हो या सुप्रिया सुले हो, इनके बचने के चांस 1% से ज़्यादा नहीं है। 99% चांस ये है कि अब इन्हें हर हालत में एक तो अपने पद भी गंवाने पड़ेंगे और दूसरा जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अपने हलफनामे में जो जानकारियाँ दी हैं वो प्राइमा फेसी प्रथम दृष्टिया गलत हैं, और ऐसी गलत जानकारियां देना चुनाव आयोग के कानून के अनुसार, जो कि जनप्रतिनिधि कानून की धारा 125A के तहत आता है, उसके तहत अपराध है, और ऐसा अपराध करने पर व्यक्ति पर जुर्माना भी लगता है और 6 महीने की सजा भी होती है। हो सकता है ये कोरोना से जो लोग पीड़ित हुए या जिनकी मृत्यु हुई उन लोगों की हाय है, उन लोगों की बद्दुआ है, उन लोगों का श्राप है, जो अब उद्धव ठाकरे के परिवार की तरफ आ रहा है या फिर शरद पवार के परिवार की तरफ आ रहा है। निश्चित तौर पर जो कबीर ने कहा था कि निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म हो जाए, ऐसा लगता है कि उस गरीबों की जो बद्दुआ थी, गरीबों का जो श्राप था, उसका नतीजा अब उद्धव, आदित्य और सुप्रिया सुले को भुगतना ही पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।